भाई के पास जनता का बाजार है, काली थार है और हम जैसे लोगों का बहुत सारा प्यार है। लेट्स वेलकम मिस्टर नासिर हुसैन। क्या चीज ने आपको इंस्पायर किया कि आप एक फूड ब्लॉगर बनेंगे? तो मैंने फिर उसकी वीडियो बनाई। उस टाइम मैंने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली उसकी, और मैं वहाँ पर रिफ्रेश करके देखता तो हर रिफ्रेश में मेरे 1000-2000 फॉलोवर बढ़ जाते थे। मैंने क्या काम किया, वो जो मेन्यू में डिशेस थी उनको मैंने एज ए वीडियो का रूप दिया, लोगों को दिखाया। सिजलर ऐसा होता है, थाल ऐसी होती है, फिश ऐसी होती है। 2 साल जो मैंने अपनी ज़िंदगी के बिताए थे आफ्टर कोरियोग्राफी, तो वो एक मौलानाओं के बीच में गुजारे थे। उसके बाद लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी में मैंने अपना टाइम गुजारा, तो उसकी सोहबत का बड़ा अच्छा असर पड़ा और ये ज़ुबान में तब्दीली आई। जैसे एक दुल्हन का जोड़ा होता है, वो जोड़ा अगर आप सिर्फ जोड़ा दिखाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर सिर्फ दुल्हन दिखाएंगे बिना जोड़े के उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो दोनों जब मिलते हैं, जोड़ा और दुल्हन और मेकअप, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन दिखती है वो दिखाना जरूरी होता है, उसके बाद अलग ही रूप होता है। आदाब दोस्तों, मेरा नाम खालिद रजा और आज मैं सबको वेलकम करता हूँ एक नए एपिसोड में अनफिल्टर्ड आवाज़ के। आज हमारे साथ बहुत अजीम शख्सियत, जिनकी मीठी जुबान से हमारे वतन रामपुर की खुशबू आती है। इतना प्यारा कंटेंट, इतना दिल लुभा देने वाला कंटेंट। भाई ने अपना कैमरे से बहुत नए हिडन जेम्स और बहुत अच्छे जायकों को अपने कैमरे के जरिए लोगों तक पहुंचाया है, और हम और मेरे जैसे बहुत सारे लोग भाई के नए से नए ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं ताकि नया ब्लॉग आए और हम उन जगहों पे विजिट कर सकें। बहुत खुश नसीब है आज हम लोग। भाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और आज बहुत ज़्यादा इज्जत और शोहरत भी कमाई। आज सब कुछ है। भाई के पास जनता का बाजार है, काली थार है और हम जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है। लेट्स वेलकम मिस्टर नासिर हुसैन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। सबसे पहले तो हमारी तरफ से अनफिल्टर्ड आवाज़ की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास तशरीफ लाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। शुक्रिया आपका कि आपने स्लैग समझा हमें और अपने चैनल पे हमारी आमद दी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, जनता जानना चाहती है कि नासिर हुसैन कौन है, कहाँ से है, क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, मेरा नाम नासिर हुसैन व्लॉग्स, नासिर हुसैन नाम है। व्लॉग्स इसलिए है कि मैं व्लॉग्स डालता हूँ, इस वजह से मैंने उस पर व्लॉग्स लिखा है। और मेरी पढ़ाई जो है रामपुर से हुई है 12th तक। 12th के बाद फिर मैं लखनऊ चला गया आगे की पढ़ाई के लिए। भातखंडी म्यूज़िक यूनिवर्सिटी से मैंने एक कथक का अच्छा मास्टर हूँ, और 4-5 साल वहाँ सीखने के बाद फिर मैं लगभग 4 साल मैंने रुद्रपुर सिटी के अंदर जॉब की है एज ए डांस कोरियोग्राफर कोलंबस पब्लिक स्कूल के अंदर। तो स्टार्टिंग से परफॉर्मर था, कोरियोग्राफर बनने की इच्छा थी, कोरियोग्राफर बना भी, रुद्रपुर के अंदर बहुत अच्छा नाम और शोहरत कमाई। उसके बाद फिर कुछ जहन तब्दील हुआ तो मैंने डांस से तौबा की कि इस तरह का पैसा ना कमाया जाए, और रामपुर की तरफ रुजू किया। सोचा कि कुछ हमारे जो दीनी अकायद हैं इस्लाम के वो सीखूं, और मैंने 2 साल अरबी ग्रामर सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उसमें भी बहुत अच्छा मुझे इल्म और फ़हम दिया, चीज़ों को समझा, और उसे सीखने के बाद फिर व्लॉगिंग की तरफ रुजू हो गया। और अब व्लॉगिंग करते गए और आज अल्लाह ने यहाँ तक इज़्ज़त बख्शी है कि इतने कम टाइम में आसपास के शहर के सारे लोग जानते हैं। बेशक, ये बिल्कुल सही बात बताई है। जैसा कि मुझे भी आज पता लगा और बहुत सारे लोगों को इस ब्लॉग के बाद पता लगेगा इस एपिसोड के, कि आप इससे पहले एक डांस कोरियोग्राफर थे। तो इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप एक फूड ब्लॉगर बनेंगे, और वो क्या मौका था, क्या उस वक्त में ले किए जाना चाहते हैं मुझे कि वो क्या ऐसा मौका है आपके पास जहाँ आपने ये सोच लिया कि अब मैं इस चीज़ को सीरियसली लूँगा एज अ करियर, एज अ पैशन। एक मेरी वीडियो थी पकौड़ी की, रामपुर आगापुर के आगे एक हमारा फार्म हाउस है, वहाँ पे मैरिज हॉल बन रहा है हमारा। उस टाइम लिंटर विंटर डल रहा था, तो सारे मजदूर बिजी थे, तो वो बोले भैया आप पकौड़ी ले आइए गाँव में से। अच्छा। तो लिंटर विंटर डलेगा, तो मैंने कहा चलिए मैं लेके आता हूँ। सर्दियों का टाइम था, मैं पकौड़ी लेने चला गया।
तो जब मैं पकौड़ी लेने गया तो वहाँ पर 5-6 बूढ़े चौराहे पर पकौड़ी बिक रही थी, अंगीठी से हाथ ताप रहे थे, और जो भी लोग जा रहे थे उन्हें यूँ करके देख रहे थे कि उसकी लौड़िया जा रही है, उसका लौड़ा जा रहा है, ये उसकी बिटिया जा रही है, ये उसका भैया जा रहा है। तो मैंने पकौड़ी वाले से कहा, मैंने कहा यार ये लोग सब पे निगाह रखते हैं। बोले हाँ यार सर्दियाँ चल रही हैं, अंगीठी से हाथ भी ताप लेते हैं, निगाह भी रखते हैं। तो मैंने फिर उसकी वीडियो बनाई। उस टाइम मैंने अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली उसकी कि ये है गांव की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ जो गांव के हर दस्तरखान की रौनक सजाती हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जब ये बनती हैं तो गांव के CCTV कैमरे भी अपने हाथ ताप लेते हैं। तो गांव में CCTV कैमरे होते नहीं है, वो बुज़ुर्ग लोग ध्यान रखते हैं कौन किसके घर में जा रहा है, किधर से आ रहा है। तो वो वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैंने अपलोड की, अपलोड करने के बाद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मैं भवाली चला गया और मैं वहाँ पर रिफ़्रेश करके देखता तो हर रिफ़्रेश में मेरे 1000-2000 फॉलोवर बढ़ जाते थे। तो उस वीडियो ने मुझे समथिंग 50,000 फॉलोवर्स दिए। सिंगल वीडियो कब की बात है? 2 साल हो गए, 2-2.5 साल। ये वीडियो किस जगह पे बनाई थी आपने? अपने फार्म पर, आगापुर के आगे। गाँव की पकौड़ियाँ थी सिर्फ, लेकिन उसमें लोगों के कमेंट्स इतने अच्छे थे, बोले लगता है एक न्यूज़ रिपोर्टर ने अपने हाल ही में नौकरी छोड़ के फूड व्लॉगिंग शुरू की है। बात तरतीब मैंने हर चीज़ उसमें रखी थी। मान के सिर्फ 60 रुपये किलो मिलती हैं और एक गर्मा गर्म पकौड़ी है। तो इस तरह से बहुत वायरल हुई। 50,000 जब मेरे फॉलोवर हुए तब मैंने क्या लगता है लोग ये कंटेंट पसंद कर रहे हैं। फिर मैंने उसके बाद मैंने फूड व्लॉगिंग शुरू कर दी। फिर लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी किया, तारीफ़ भी की और लोगों को उससे फ़ायदा भी होता। रामपुर के अंदर कुछ ही डिशेस लोगों को पता होती थी। होटल में जाते थे तो बटर चिकन, चंगेज़ी, काली मिर्च, चिकन फ्राई या चिकन तंदूरी, ये 5-6 डिशेस लोगों को पता होती थी। बहुत कम ऐसे लोग होते थे जिन्हें सारी डिशेस पता होती हैं, या मेन्यू में कोई नई डिश लगवाते थे, वो सोचते थे पता नहीं कैसी होगी क्या होगी। मैंने क्या काम किया, वो जो मेन्यू में डिशेस थी उनको मैंने एज ए वीडियो का रूप दिया, लोगों को दिखाया सिजलर ऐसा होता है, थाल ऐसी होती है, फिश ऐसी होती है, और ये ऐसा होता है, रोगन जोश ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। फिर लोग समझे कि हाँ यार अब ये ट्राई करना चाहिए, ये ट्राई करना है। फिर लोगों ने ट्राई किया और लोगों ने अच्छा बताया, और आज भी लोग कहते हैं कि नासिर भाई आपके ज़रिए हमें पता चल जाता है रामपुर में क्या अपडेट चल रहा है। एक बात का मैं बहुत कायल हूँ भाई का कि मैंने खुद पब्लिक स्पीकिंग की है बहुत साल, ठीक है, लेकिन जब मैं कल आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बाकायदा मुझे प्रिपेयर करना पड़ा। मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ भाई की तरह ज़रा सेंटेंस वगैरह बनाने की। तो यार ये कैसे आपके दिमाग में आया कि फूड ब्लॉगिंग को भी इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक नया तरीका क्या है, मीठी जुबान। आजकल लोग ना बस जुबानी इतनी आम हो गई है ना कि आज के ज़माने में अगर कोई मीठी ज़ुबान बोलता है तो लोग उसको उन लोगों से अलग समझते हैं। तो हमने क्या एक उर्दू और एक हिंदी का मशब बना के हम पेश करें लोगों के सामने। क्योंकि मैं 2 साल जो मैंने अपनी ज़िंदगी के बिताए थे आफ्टर कोरियोग्राफी, तो वो एक मौलानाओं के बीच में गुजारे थे। फिरोज़ाबाद के अंदर 6-7 महीने मैंने गुजारे, उसके बाद लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी में मैंने अपना टाइम गुजारा। तो उसकी सोहबत का बड़ा अच्छा असर पड़ा और ये ज़ुबान में तब्दीली आई। अच्छा, रामपुर में मैं बचपन से ही नहीं रहा हूँ, 9th क्लास से ही रामपुर से बाहर रहा हूँ, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी रुद्रपुर सिटी। तो मेरे अंदर रामपुर की ओरिजिनल वैसी लैंग्वेज नहीं है, कहाँ को जा रही है, कहाँ से आ रही है, किम आता किम नहीं, तो ये अंदर मेरे बसा ही नहीं। तो हर तरफ की ज़ुबान मिक्स हो के आई। लखनऊ एक तहज़ीब का शहर है, वहाँ के सारे लोग, सारे दोस्त मेरे साथ थे, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं। एक वहाँ के कुछ गुण आए अंदर, कुछ रुद्रपुर सिटी का एक मॉडर्न कल्चर अंदर आया, तो ये मतलब मिक्सअप हो के आया। तो मैंने इसी का फ़ायदा उठाया और लोगों के सामने एक साफ़ सुथरा कंटेंट रखा कि लोगों को पसंद आए। और जब कोई पुरानी चीज़ रखी जाती है, आज के ज़माने में आप किसी के सामने कोई पुरानी चीज़ रखें, रॉयल जिसको कहते हैं आजकल, तो लोग उसे बड़ा पसंद करते हैं। आप उसके सामने मॉडर्न कोई चीज़ रखें, उसको कम पसंद करेगा। उन्हीं चीज़ को गौर फिक्र करके मैंने सोचा कि क्यों ना कोई कदीम लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की जाए, पुराने अल्फाज यूज़ किए जाएँ, ताकि लोगों को सुनने में भी मज़ा आए, देखने में भी मज़ा आए, और जब होटल पे जाके उसको खाएं तो और ज़्यादा मज़ा आए। बेशक भाई, व्लॉगिंग एक बहुत हार्डशिप वाला कंटेंट है, और ख़ास तौर पे इन टर्म्स ऑफ फूड ब्लॉगिंग जितना मैं समझता हूँ।
बिकॉज भाई एक बात बहुत क्लियर है कि फूड ब्लॉगिंग के ही लिए सही, लेकिन अगर मैं खा लूँ ना तो मैं 2 गुना 3 गुना ज़्यादा फैट गेन कर लूँ। बट क्या हार्डशिप्स रहते हैं अगर आप एक फूड ब्लॉगर हैं? मतलब किस किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं खासतौर पे हेल्थ फिटनेस इस चीज़ को लेके? देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं नासिर भाई आपका आगे इतना सारा खाना लगता है, आप मोटे क्यों नहीं होते हैं? हाँ, तो देखिए मैं उतना सारा खाना खाता नहीं हूँ, पहली बात मैं उसे चखता हूँ। ठीक है। बहुत कम ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर मैं खाता हूँ, लेकिन मैं खाता हूँ कैमरे के बाद। ठीक है। हाँ हाँ। पहले मैं सारी चीज़ों का एक एक लुत्फ ले लेता हूँ और उसका रिव्यू लोगों के सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। कि ये आप डेफिनेटली लगवाएं और ये आप एज ए कॉम्प्लीमेंट्री या एज ए ऑप्शन लगवा सकते हैं। ठीक है। ये आप ऐसे यूज़ करें या आप ये ऐसे यूज़ करें, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं शूट होने के बाद फिर उसको खाता हूँ, उसका लुत्फ लेता हूँ। यही वजह है कि लोगों को लगता है नासिर भाई बहुत खाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुख्तसर सा चखता हूँ बस, और चखने में पेट पूरा भर जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल रामपुर का हलीम हमने भी पहले खाया था और उसके बाद भाई के ब्लॉग में भी देखा, फिर खाया। तो ऐसा होता है कि जैसे फूड ब्लॉगिंग में क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब आप एक स्टॉल को चूज़ कर रहे हो कि यार मुझे ये कैमरे पे दिखाना है इस बार, और फिर जब आप चूज़ कर रहे हो तो क्यों आपको लगता है कि ये चीज़ खास है जो पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए? देखिए जैसे आपने हलीम की बात की, हलीम एक ऐसी डिश है ना कि सबको एक जगह की पसंद नहीं आएगी। बेशक। किसी को किसी का हलीम पसंद आएगा, किसी को किसी का हलीम पसंद आएगा। मैं अपना पर्सनल आपको रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे हलीम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है उसको शूट करके प्रेजेंट करना लोगों के सामने। तो और जो कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं ना, उसमें ऑटोमेटिक आप पहचान जाएंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ें ख़ास हैं। अब जैसे हलीम आपने कर लिया, ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब हलीम को सजाया जाता है वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो सजाना, उसका सजाना जब आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं तब उसके दिल में ज़ौक़ पैदा होता है। जैसे एक दुल्हन का जोड़ा होता है, वो जोड़ा अगर आप सिर्फ जोड़ा दिखाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर सिर्फ दुल्हन दिखाएंगे बिना जोड़े के उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो दोनों जब मिलते हैं, जोड़ा और दुल्हन और मेकअप, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन दिखती है वो दिखाना ज़रूरी होता है, उसके बाद अलग ही रूप होता है। बेशक भाई, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जनता के बाज़ार के बारे में थोड़ा सा बताइए, और ये नया थॉट प्रोसेस कैसे आया कि यार जनता का बाज़ार जैसा भी कुछ आपके कंटेंट में होना चाहिए। एक चीज़ पहले, एक मैं फूड की चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नासिर भाई आप जो फूड की वीडियो बनाते हैं आप किसी की बुराई नहीं करते। हाँ। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कहीं की भी मैं वीडियो बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम चल जाता है। ठीक है ना? और आप ये बताइए कि अगर मैं किसी के खाने की बुराई कर दूं तो उसका काम कहाँ जाएगा? जो अगर रोज 100, 200, 300 रुपये रोज के कमा भी रहा होगा ना, वो उससे भी हाथ धो बैठेगा, नासिर भाई ने इसके खाने की बुराई की थी। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे किसी का खाना पसंद नहीं आता है, किसी का रेस्टोरेंट पसंद नहीं आता है, तो मैं उसे मना कर देता हूँ। मैं आपका नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लोग ये मना करना नहीं देखते। लोग क्या देखते हैं, नासिर भाई ने वीडियो डाली, नासिर भाई ने वो डाली, सबकी अच्छाई कर रहे हैं। नासिर भाई जहाँ उम्मीद होती है वहीं की वीडियो डालते हैं कि हाँ यहाँ आदमी आके खसारा नहीं उठाएगा। वो बात अलग है, उसको पसंद ही ना आए, है ना। अदरवाइज़ यही है कि जहाँ अच्छा फूड नहीं मिलता है वहाँ की वीडियो मैं नहीं डालता। बहुत सारे मेरे पास ऑफर्स आते हैं, लेकिन मैं ऑन कैमरा ये लोगों को नहीं बताता, लेकिन पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो यहाँ कुछ पर्सनल चीज़ें आउट होती हैं तो मैं बता रहा हूँ। जिनके अच्छे फूड नहीं होते मैं उनसे कहता हूँ आप जैसा चला रहे हैं चलाते रहें, बेवजह मैं डालूँगा तो, और मैं उसमें अगर मैंने मना कर दिया कि ठीक नहीं है तो आपका काम और ख़राब हो जाएगा, तो उसकी जो घर की रोजी रोटी चल रही होगी वो छीन जाएगी मेरी वजह से। मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। कितना ज़्यादा पॉजिटिव साइड आज जानने को मिली है एक फूड ब्लॉगर की, और ये चीज़ मैं खुद डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ बिकॉज मैं ना बहुत फूड ब्लॉगिंग को बहुत एक अच्छा मैं व्यूअर हूँ फूड ब्लॉगिंग का, तो मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जानता हूँ। मैंने देखा है कि लोग बाइक उठाई और बहुत बड़े फूड ब्लॉगर्स को देखा है, और एक जगह पे गए और वहाँ का खाना खाया, उसने बुलाया भी नहीं था, उसे पता भी नहीं कि ब्लॉग शूट हो रहा है, और बोल के आ गए कि 0 रिव्यू और ये रिव्यू, और वहाँ से मेरे जैसे लोग इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो लोग जो सिर्फ देख रहे हैं उनको तो पता ही लग गया ना एक वीडियो में। तो जिस तरीके से आपकी वीडियो स्टार्ट होती है
वो स्टार्ट ही ऐसे होती है कि आप एक तरीके से लोगों को इनवाइट कर ही रहे होते हैं कि आप आइए रुकेगा, तो जो कि एक बहुत बढ़िया साइड है भाई, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपकी इस चीज़ को। मैं इस पर बहुत गौर फिक्र करता हूँ कि मैं किसी की रोज़ी की बर्बादी का हिस्सा बनना मतलब नहीं चाहता। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं, एक पॉजिटिव चीज़ भी है, लोग कहते हैं नासिर भाई आपने रामपुर के अंदर फूड का बहुत अच्छा हब खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए। मैंने चाहता कि हमारे अंदर अना पैदा हो, क्योंकि अना जो है वो सिर्फ खुदा की चादर है, कोई और अगर उसको खींचता है तो खुदा उसको बहुत बुरी फटकार लगाता है। तो मैंने अपने ज़बान से ये अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा नासिर भाई आपने रामपुर के अंदर एक फूड का एक हब रेडी कर दिया, एक हवा बना दिया। इसी तरह जैसे आपने अभी किया था जनता के बाज़ार के बारे में बताइए। मेरे 2 चैनल है, एक नासिर हुसैन ब्लॉग्स, वो सिर्फ फूड पे काम करता है, उसमें आपको अदर कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। मेरा पर्सनल कंटेंट मिल सकता है लेकिन मार्केटिंग का कंटेंट उसमें नहीं मिलेगा। ऐसे ही मेरा जनता का बाज़ार है, जनता के बाज़ार पे मार्केट के अंदर जो भी सेल होता है हम उसके अंदर उसको प्रेजेंट करते हैं, कुछ भी हो, कपड़ा हो, शूज़ हो, सेल परचेज का कोई वर्क हो, लाइट्स हो, हर चीज़ हम उसमें प्रेजेंट करते हैं। उसका काम ये होता है जनता के बाज़ार का। जो आदमी देखता है, जगह पे पहुंचता है, बहुत सारी लेडीज़ को घर बैठे बैठे पता चल जाता है कि शहर के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ बिक रही है, कहाँ पर कौन सा लेटेस्ट कलेक्शन आ गया है, कहाँ पर लेटेस्ट ज्वेलरी बिक रही है, कहाँ पर किराए पे हमें हॉल चाहिए, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेगा, क्या रेंज है, क्या क्या मॉडल्स हैं, सबको घर बैठे मालूम पड़ जाते हैं। तो मैं तो बस लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ घर बैठे बैठे, इस वजह से लोग प्यार देते हैं और सही चीज़ रखता हूँ। अगर मैं तो लोगों से कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियोस देख के आप कहीं पर जा रहे हैं, वो दुकानदार आपको सही रिव्यू नहीं देता है, रिस्पॉन्स नहीं देता है, या कोई रेस्टोरेंट आपको सही सर्विस नहीं देता है, तो आप उसकी रेटिंग कम कर दें। तो सिंपल सा मेरा तो इजी रहता है, मैं तो बहुत ट्रांसपेरेंट इंसान हूँ। नासिर भाई इतना अच्छा बोल रहे हैं कि वो उन्हें देख के मैंने कभी इतना इस पेपर को नहीं देखा मैं आपको देख के क्वेश्चन ही भूल जा रहा हूँ। खैर बात हो रही थी जनता के बाज़ार की, तो भाई जनता का बाज़ार मैंने खुद देखा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसीलिए नासिर भाई यूनिक है मेरी नज़र में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इनके थ्रू मैंने अपने शहर की बहुत सारी ऐसी, मैं बचपन से पला बड़ा ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर की, मुझे पता लगा कि यार ऐसा है, भाई ने वीडियो वाली, फिर मैं गया विजिट करा और वो एग्जैक्टली वैसा ही था। और ख़ासतौर पर रामपुर, हमारी सारी शॉपिंग यहाँ वालों की तो रामपुर में ही होती है, बट आपका ब्लॉग देख के तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्या ब्लॉगिंग किस तरीके से आपको जनता से कनेक्ट रखती है? एक चीज़ आपके बीच में रोक के कहता हूँ, मैं लोगों से ये तक कहता हूँ कि अगर मैंने जो आपको प्राइस बताए हैं वीडियो में, अगर आपको दुकानदार वो प्राइस ना दे, आप मुझे तुरंत कॉल करें, मैं उसकी वीडियो तुरंत डिलीट करूँगा। उसने कुछ भी पे किया हो, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, मैं उसकी वीडियो तुरंत डिलीट करूँगा, नेक्स्ट टाइम से उसकी वीडियो नहीं बनेगी कभी भी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज बहुत सारे स्कैम चलते ही हैं, खासतौर पे गिफ्ट और भाई का नाम लेके आओगे तो ये फ्री मिल जाएगा, बहुत चलता है दिल्ली में, तो खासतौर पे चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंड है। मेरा क्वेश्चन ये था भाई कि जिस तरीके से हम फूड ब्लॉगिंग ले लेते हैं या फिर जनता का बाज़ार ले लेते हैं, आपकी ब्लॉगिंग आपको लोगों से, लोकल से, कम्युनिटी से कनेक्टेड कैसे रखती है? देखिए, जब हमने ब्लॉगिंग शुरू की थी जनता का बाज़ार ख़ास करके, तो चैनल बनाने से पहले हमारी नियत क्या होती है कि आपकी उस नियत के बिहाफ पे अल्लाह आपका फ़ैसला करता है। जब मैंने जनता का बाज़ार चैनल बनाया था, तब उसमें मेरी सबसे फर्स्ट नियत ये थी कि मैं इस चैनल के थ्रू लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कस्टमर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो। इस चैनल से मैं लोगों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो आज आप देखिए मेरी वीडियोस के थ्रू लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं, दुकानदार को फ़ायदे हो रहे हैं। वो कस्टमर जो उनका कभी था ही नहीं, कोई बेंगलोर में बैठा है, कोई चेन्नई, कोई महाराष्ट्र, ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें जा रही हैं, उनका काम बढ़ रहा है। रामपुर वालों को, मुरादाबाद वालों को, रुद्रपुर वालों को घर बैठे कंटेंट मिल रहा है, वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, डायरेक्ट उसी दुकान पे जाकर रुक जाते हैं, पूरा एड्रेस बताते हैं विजुअल के साथ, उन्हें ये फ़ायदा मिलता है, उन्हें बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, उन्हें बताने नहीं पड़ता। वो कहते हैं ये वाली चीज़ दिखा दीजिए आप, उन्हें तुरंत दिखा दी जाती है, वो उसे पिकअप कर लेते हैं, उसी के हिसाब से पेमेंट करके आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आजकल क्या है, लोग चैनल को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक तो फेक फॉलोवर खरीदते हैं, फेक व्यूज़ खरीदते हैं,
और दूसरी बात, कोई सी भी ज़ुबान इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई सा भी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो सोचते हैं बस हमारी वीडियोस वायरल हो जाए, हमारा शहर में नाम हो, जब हम शहर में निकलें तो लोग सलाम करें, देखें, फ़ोटो खिंचवाएं। तो देखिए ऐसा मुमकिन नहीं है जब तक कि आपकी नीयत खालिस ना हो। हमारे चैनल पे आप कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जब से हमने चैनल बनाया नासिर हुसैन व्लॉग्स और जनता का बाजार, आप कोई सी भी वीडियोस के अंदर सिंगल वर्ड आपको ऐसा वल्गर नहीं मिलेगा जिसको सुनने के बाद आपको शर्म महसूस हो। आप मेरा वीडियो अपनी वाइफ के साथ भी देख सकते हैं, अपनी सिस्टर के साथ से देख सकते हैं, अपनी मदर के साथ देख सकते हैं। आजकल क्या होता है, हम वीडियो जब ऐसे देख रहे होते हैं, बीच वीडियो में पता नहीं कौन सी लाइन कैसी आ जाए, क्या आ जाए कि आपकी फैमिली को भी शर्म होगी, यार आप इसकी वीडियो देखते हैं। लेकिन एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। एक बार मैं एक मोबाइल वाले की शॉप पर था, एक लड़का मुझसे बोला, नासिर भाई एक बार हम नईम करीम होटल पे खाना खाने गए थे जेके पैलेस पर। हम वहाँ पहुँचने के बाद बोले कि क्या खाएं, क्या लगवाएं। तो बोले मेरी सिस्टर ने मोबाइल निकाला और मुझे दिखाया, बोले देखिए इन्होंने ये वीडियो डाली थी, ये देखिए। तो मतलब मुझे उस टाइम अच्छा महसूस हुआ कि ये नासिर हुसैन व्लॉग्स को फॉलो करती है या जनता के बाजार को फॉलो करती है, कोई किसी गलत बंदे को फॉलो नहीं करती है जो कोई गलत तालीम देता हो बच्चों को या गलत मैसेज देता हो। तो ये वजह है, मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा कंटेंट रखता हूँ और चाहे आगे भी इन फ्यूचर चाहे व्यूज़ आए या नहीं आए, इनकम हो या ना हो, शोहरत मिले ना मिले, लेकिन मैं उस चीज़ से कभी नहीं हटूँगा। क्योंकि मेरी भी सिस्टर्स हैं, फैमिलीज है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं। आज मेरी सिस्टर्स कहीं जाती हैं, किसी पार्लर पे जाती हैं, किसी शॉपिंग करने जाती हैं, तो वो भी बताती हैं कि हम नासिर हुसैन की सिस्टर हैं, तो उन्हें भी फ़ख्र महसूस होता है, सामने वालों को भी अच्छा लगता है कि हाँ किसी अच्छे इंसान की सिस्टर है। और मैं अपना कंटेंट प्रमोट करने के लिए, वायरल होने के लिए गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करूँ, गलत कंटेंट इस्तेमाल करूँ, बुरा कंटेंट इस्तेमाल करूँ, कल को वो हमारा नाम भी नहीं लेंगे, मैं उनकी सिस्टर अच्छा उनकी सिस्टर में वो इस तरह की वीडियो डालते हैं, वो शर्म ही नहीं है उनको बिल्कुल भी। तो अल्लाह माफ़ करे, मैं तो उस जगह नहीं जा सकता जिस जगह लोग हद पार करके कंटेंट बना रहे हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। सच है, वाइट कॉलर कंटेंट भाई, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके मिलियंस में लोकल में ही हैं और फॉलोवर सब्सक्राइबर हो रखे हैं। और ये समझ लीजिए, अभी एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊंगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, उस तक को उन्होंने अपने कंटेंट में ले लिया, समझ रहे हो। और ऐसा वल्गर कंटेंट, और बहुत अप्रिशिएबल चीज़ है ये कि आपने वो ज़माना जहाँ पे लोग कुछ भी करके वायरल हो जा रहे हैं और इस चीज़ को एज अ करियर बना ले रहे हैं, उस ज़माने में आपने इतनी अच्छी ज़ुबान की प्रेजेंटेशन लोगों को दी है, लोग इतना मोटिवेट होते हैं और लोग वाकई में इतना वाइट कंटेंट है कि मैंने भी अभी अपने घर पे सबको बताया दिखा के कि ये भाई आ रहे हैं, ये, क्योंकि बिकॉज देखो हमारी माँ सोशल मीडिया नहीं चलाती तो उन्हें नहीं पता कि नासिर हुसैन कौन है, तो मैं दिखा तो सकता हूँ ना कि, और ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आपको ये चीज़ फील हुई है और ये एज अ पब्लिक हम भी बता रहे हैं कि ये सेम ही दूसरे को फील हो रही है जो आप कर रहे हैं इंटरनेट पर, और बहुत बढ़िया। भाई आप उस वाले नासिर हुसैन से मिलवाएंगे मुझे जो डांस कोरियोग्राफर है? हाँ बिल्कुल, बताइए क्या जानना चाहते हैं उससे? क्या सोच के आपने एज अ डांस करियर अपना किया और क्या स्ट्रगल थी उस ज़माने में? देखिए मुझे बचपन से डांसिंग का शौक़ था बहुत। अच्छा। हाँ, रामपुर शहर के अंदर भी मैंने डांस सीखा और फिर मैंने दिल्ली जाकर डांस सीखा और मैंने द बिग डांस सेंटर में डांस सीखा है। और उसके बाद जब मैंने डांस में थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी कर ली, उसके बाद फिर मैंने अपने जानकार लोगों से पूछा कहाँ एडमिशन लूँ, इसी में मुझे करियर बनाना है तो क्या करूँ। तो मेरे करीबियों ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप क्लासिकल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लखनऊ जाइए, भातखंडी म्यूजिक यूनिवर्सिटी। फिर मैं वहाँ गया 2012 में, वहाँ गया, अकेला गया, मेरे घर वालों को नहीं पता, और मेरे साथ मेरा दोस्त था फैसल, वो म्यूज़िक में उसका बहुत शौक़ था, वो मेरे साथ गया, उसे भी शौक़ था कि मैं म्यूज़िक में करियर बनाऊंगा। तो हम दोनों साथ में गए 2012 में। हमने वहाँ पर भातखंडी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस क्लियर किया, उसने भी इजीली कर लिया, मैंने भी कर लिया, और हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। उसके बाद हमने फिर वहाँ पर जॉब की, एक वहाँ पर जिम है फ्यूज़न फिटनेस,
मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की। वो दिन मेरे लिए बहुत हार्ड थे, 2 महीने। मैं क्योंकि हम घर से पैसा मिलता नहीं था इस काम के लिए, घर वाले पैसे नहीं देते थे, तो हमने कहा यार अपना खर्चा खुद निकालना है। तो मेरे दोस्त ने जॉब ढूंढवाई, फैसल ने बहुत हेल्प की, उसने उसे ही भरोसा था कि इसको जॉब इजीली मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पहले से मुझे हिप हॉप वगैरह ये सब आता था, जुम्बा वगैरह, जुम्बा एरोबिक्स। तो हमने फ्यूज़न फिटनेस में हमें जॉब मिली। फ्यूज़न फिटनेस में मेरी ड्यूटी थी सुबह को 6 बजे से लेके 10 बजे तक। 4 घंटे मुझे वर्कआउट वहाँ कराना होता था, जिसमें से मुझे 1 घंटे का रिलैक्स, 2 घंटे वर्कआउट, 2 घंटे रिलैक्स मिलता था। कभी कभी 3 घंटे वर्कआउट होता था, और वर्कआउट भी बहुत हाई वर्कआउट होता था। फिर मैं 10 बजे रूम पर आता था। आने के बाद नहा धो के नाश्ता वाश्ता करता था, थोड़ी बहुत देर लेटता था। फिर मैं 12:30 बजे चला जाता था कॉलेज। कॉलेज में होती थी हमारी 1.5 से 2 घंटे की क्लास। 3:30 बजे मैं वहाँ से निकल के रूम पे आ जाता था। रूम पे आने के बाद फिर मैं निकलता था, फिर मेरी थी 6 बजे से लेके 10 बजे तक, या 5 से 9। फिर मैं 4:30 बजे थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलता था। 5 बजे से 9 बजे तक मैं फ्यूज़न फिटनेस में, फिर शाम को वक्त देता था। तो 3 घंटे शाम को वर्कआउट, 3 घंटा सुबह वर्कआउट, फिर 1.5-2 घंटे कॉलेज के अंदर वर्कआउट, वो भी डांस भी वर्कआउट ही होता था प्रैक्टिस में। और मई जून का महीना होता था, तो वो मेरे लिए 2-3 महीने बड़े हार्ड थे, बहुत ज़्यादा। मतलब बिल्कुल मैं बहुत पतला हो गया था, आंखों में गड्ढे वड्ढे पड़ गए थे वर्कआउट, क्योंकि 10,000 रुपीज़ मिलते थे। अब उसमें आदमी, मुझे कॉलेज की फ़ीस भी देनी होती थी। कौन सी ईयर की बात है? 2012 की। मुझे कॉलेज की फ़ीस भी देनी होती थी, रूम का रेंट देना होता था, खाने का खर्च भी देना होता था, प्लस उसकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी होती थी, और फिर कुछ डाइट भी लेनी होती थी अपने आप को थोड़ा अच्छा रखने के लिए। तो वो 2 महीने बड़े स्ट्रगल वाले थे। फिर हमने उसके बाद हमने सोचा हमें कहीं डांसिंग की जॉब मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें एक जॉब मिली 8,000 रुपये की। ठीक है। उसमें क्या था कि शाम को सिर्फ 3 घंटे डांस सिखाना होता था। डांस में एरोबिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हाँ, उसमें मुझे मेहनत कम लगती थी। 8,000 मुझे मिलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस 8,000 में भी 2,000 रुपये बच जाते थे महीने के। फिर मैंने आराम से वहाँ पे अपना पूरे पढ़ाई फाइनल होने तक उसी इंस्टीट्यूट में मैंने डांस सिखाया, और बहुत अच्छा रिव्यू रिया। जब मैंने छोड़ा तो उसने मुझे डबल सैलरी भी ऑफ़र की, आप मत जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मेरी जॉब रुद्रपुर कॉलेज पब्लिक स्कूल में लग गई थी, वहीं से मुझे एग्ज़ाम से पहले जॉब लग गई थी। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं इधर शिफ्ट हुआ। लेकिन लखनऊ की लाइफ बहुत टफ थी। उस टाइम लखनऊ में मेट्रो भी नहीं थी, बहुत पहले की बात है। लेकिन मैं आप चैलेंज कर सकता हूँ कि आज के ज़माने में मतलब कोई इतना दूर जाके रुक नहीं सकता। और हमने इतने साल लखनऊ में बिता दिए, मैंने, मेरे दोस्त ने, वो अभी भी रुद्रपुर में जॉब करता है। अच्छा। हाँ, फैज़ नाम है, म्यूजिक टीचर है। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, कोई कर नहीं सकता आज के ज़माने में। हमारे घर वालों को पता भी नहीं कि इतने साल बिता के बच्चा कहाँ से आया, कहाँ रहता था, कहाँ पे रुकता था। तो वो बड़ा स्ट्रगलिंग था। और जब वहाँ से आने के बाद स्कूल में जॉब की, जब सारी शोहरत मिली, सब अच्छे से बहुत पैसा वैसा कमाया, उसके बाद फिर अल्लाह ने हिदायत दी तो छोड़ दिया उसको। ये बात तो आपकी मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गया हूँ मैं। एक भाई बैठे हैं जो इंग्लैंड रुक के आए, भाई लखनऊ में, खुद दिल्ली। एक लाइन बहुत सही बोली कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, शायद से घर वालों को पता भी नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत डीप चीज़ है। और लेकिन एक चीज़ और भी है, जो जैसे आजकल माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा 12th पास करके निकलता है, उसके लिए कॉलेज ढूंढ के देते हैं, उसे कॉलेज छोड़ के आते हैं, उसका बिस्तर, हंडिया, रोटी सब करवा के आते हैं, बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, आएगा तो टिकट करा दूंगा। अगर वो बच्चे उतने ही सेंसिटिव हैं। आज हम उस आग में तपे हुए निकले हैं ना, अगर हमें अकेला भी छोड़ देंगे ना कहीं पर, तो हम खा के कमा के आ जाएंगे। हम उस मतलब आग से निकले हुए बच्चे हैं। ये मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा है। हाँ, ये एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय शाही, रुद्रपुर के काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, बहुत बड़े। तो जब मैं छोटा होता था तो उन्होंने ये बात मेरे से बोली थी कि लोहे की तरह मजबूत होना ना, तब के तो बाहर जाओ, हाँ आप अपना स्ट्रगल खुद देख लोगे। भाई फैमिली सपोर्ट कैसा था उस दौरान? जैसे बीइंग अ रामपुर फैमिली, आप एक डांसिंग में कोई सपोर्ट नहीं सपोर्ट, तो फिर चुपके चोरी चुपके किया ना? पता था कि हाँ डांसिंग सीखने गए, हाँ। लेकिन बोले सपोर्ट नहीं होगा मैं। अच्छा, तो फिर क्या चलता था?
फिर मैंने कहा नहीं, मैंने जॉब वहाँ पे ढूंढी, जॉब की, फिर मैं अपना खर्चा खुद निकालता था। फैमिली में भाई कौन कौन है बताना चाहेंगे? 5 सिस्टर हैं, 2 ब्रदर हैं और अम्मी अब्बू हैं। आपकी शादी हुई? ना मेरी शादी नहीं हुई है, भाई की शादी हुई है, बड़े वाले भाई की। कब इरादा है शादी वादी करने का? जब अल्लाह कबूल करे, अल्लाह के हाथ में ये फैसले तो, जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी कर लेंगे। ठीक है। भाई टॉप 5 फूड क्या है आपके हिसाब से? वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब मिक्स है, अगर आप मंत्रिक देना चाहें। देखिए, रामपुर का कोरमा का कोई तोड़ नहीं। बेशक आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि रामपुर के कोरमा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कोई तोड़ नहीं है रामपुर के कोरमे का। नो डाउट यार, कोई जवाब। रामपुर का कोरमा और तंदूरी रोटी, वही रामपुर वाली। कितने भी शाही खाने हो, हाँ। बेकार, आदमी छुएगा ही नहीं। मेरा चैलेंज है, हाँ। जो रामपुर का कोरमा खाने वाला आदमी होगा ना, हाँ। उसके आगे कितने भी शाही खाने लगते हैं, छुएगा नहीं। जो कभी कभार खाने वाला होगा वो हो सकता है बकरा भी छू ले, लेकिन मैं नहीं छू सकता। रामपुर की कोरमा और मुरादाबाद की बिरयानी, इसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त। नहारी, हाजी नूरा की नहारी रामपुर में। अच्छा, रामपुर, ये मैं समझा वहाँ वाले नूरा की बात कर रहा है। वहाँ की मैंने खाई नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। रामपुर, पहले मैं मुरादाबाद नहारी खाने जाता था, ओके। तहसील पर नहारी वाले जो थे, उसकी नहारी में क्या बात होती थी, खाने के बाद भारीपन महसूस नहीं होता था। रामपुर की नहारी खाता था, भारीपन महसूस होता था। मैंने पूछा, जब नूरा हाजी नहारी जब रामपुर में आया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा उसकी मैंने नहारी खाई, मुझे भारीपन महसूस नहीं हुआ। मैंने क्यों? बोले बहुत सारे लोग नहारी में आटा डालते हैं, हम नहारी में चना डालते हैं। ये रीज़न है सबसे बड़ा। जितनी लागत महंगी है उसकी नहारी, लेकिन क्वालिटी है। क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आपको पैसा फेंकना पड़ेगा, बस ये मसला है। 2 फूड और रह गए। 2 फूड और रह गए। चिकन रोगन जोश बहुत अच्छी डिश है। ओके। और हांडी बिरयानी, जहाँ अच्छी मिल जाए। मैंने दस्तरखान रामपुर पे खाई थी, लाजवाब थी हांडी बिरयानी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो ये बात पे तो कोई डाउट नहीं है, रामपुर का कोरमा। जब हम कॉलेज पढ़ते थे DU, तो मैं और मेरा एक दोस्त रामपुर का था, तो हम वहाँ लोग रामपुर की रोटी देख के बड़ा हैरान हो जाते हैं। हम वहाँ लोगों से कहते थे भाई तोड़ ही नहीं हो सकता इस चीज़ का, ये जो रोटी और वो कोरमा है, नो डाउट। तो नासिर भाई, जैसे कि जनता का बाज़ार आपका एक बहुत फेमस चैनल है, और इसने हज़ारों तो नहीं कहूँगा, लेकिन 100 से ज़्यादा प्लस, आई थिंक, जितने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बिजनेसेस की एक अल्टीमेट ग्रोथ दी है। तो बहुत अच्छा आपका वो चैनल है। क्या चार्जेस रहते हैं एक बिजनेस प्रमोशन के, और कितना चार्ज करते हैं आप? ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन चार्जेबल रहता है। Okay. हमारे प्रमोशन के अलग चार्जेस हैं, कोलैबोरेशन के अलग चार्जेस हैं, स्टोरीज़ के अलग चार्जेस हैं। तो हाँ, चार्जेबल रहता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक टीम चलती है। हाँ, ऑफ कोर्स। 2 कैमरामैन रहते हैं, एक एडिटर रहता है मेरे पास, मेरे खुद के कुछ अखराजात हैं। ये रीज़न है, क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। वीडियो आप देखते होंगे मेरी, जब शूट होकर निकल के आती है, लगता है कि सामने रखी चीज़, फिर हम अपना वक्त लगा रहे हैं, वक्त की सारी कीमत है। तो हाँ, चार्जेबल रहता है, लेकिन ये थोड़ा पर्सनल है, कितने चार्ज रहता है। बहुत सी जगह मैं चार्ज बिल्कुल भी नहीं लेता, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ नहीं लेने चाहिए चार्ज, वहाँ मैं चार्ज नहीं लेता। लेकिन ये मैं किसी को प्रेजेंट नहीं करता, ये मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान है, और बहुत जायज़ है भाई। लेकिन जिस तरीके से एक अफवाह सुनी थी मैंने भी, और चार्जेस को लेते हुए, और एक वो था ना जिस तरीके से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद इस बात पर बहुत बड़ा हूँ। हमारी टीम बहुत मैसेज ड्रॉप करते हुए डर रही थी कि यार, क्योंकि अभी हमारा न्यूली स्टेज पे है कि यार कि नासिर भाई का ऐसा है। लेकिन बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, भाई ने इस तरह की मुझसे कोई बात ही करके नहीं थी, और ये सिर्फ एक बड़कपन की बात है। एक सवाल ये मैं वाइल बोल रहा हूँ, मुझे याद आ गया कि जैसे कि हम रमज़ानों से प्लान कर रहे थे आपको बुलाने का, 1.5 महीना बीत चुका है। अब हम लोग इसी उसमें थे कि यार कोई कनेक्शन मिलेगा नासिर भाई से, तभी जाके हमारी कोई बात हो पाएगी। तो और इस डर के मारे हमने मैसेज ड्रॉप ही नहीं किया भाई को। और क्योंकि आजकल का तो ट्रेंड बन गया है, इंसान ज़रा सा फेमस होता है और
लोगों को बात करना, रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, भले वो उन्हें जानता हूँ, मैं तो भाई को जानता नहीं था, लेकिन एक मैसेज मैंने ड्रॉप किया और जहाँ तक मुझे याद है विदिन 5 to 7 मिनट्स भाई का रिप्लाई मेरे पास आ गया था, और ऐसा रिस्पॉन्स ऑन कॉल कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उन्हें ना सका। भाई सबसे पहले तो यार बहुत अल्लाह ने आपको इस चीज़ से नवाजा ही शायद इसलिए है कि आपकी जो ये हम्बलनेस है ना, और अल्लाह इसे बरकरार रखेगा, हमारी दुआ है। और ये क्या, ये मतलब कैसे, मतलब इतना हम्बल होना, इस तरीके से लोगों को रिस्पॉन्ड करना, ये चीज़ कैसे आती है अंदर? देखिए, पहले तो नासिर हुसैन व्लॉग से जुड़ना बहुत आसान है जी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, हाय हेलो ना लिख के भेजें, हाँ डायरेक्ट ये लिख के भेजें कि नासिर भाई आपसे ये काम है, एग्जैक्टली, मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स देता हूँ। और दूसरी बात यह है, जैसे आपने कहा कि मैंने एक मैसेज करा और आप आ गए, तो देखिए ये इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय उनको भी जाता है जिनको मैंने खुद अपने पॉडकास्ट में बुलाया था। सबसे पहले नाम लूँगा अरबाज भाई का। अरबाज भाई माशाल्लाह 27-28 कंट्रीज़ घूमे हैं। एग्जैक्टली, मैंने उन्हें भी एक मैसेज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अगले ही दिन वो आ गए थे पॉडकास्ट के लिए। तो ये मैंने उनसे सीखा कि यार देखो, वो बंदा स्वार से मेरे लिए आया पॉडकास्ट के लिए। तो जब आपने मुझे मैसेज डाला तो मुझे अरबाज भाई की याद आई, मैंने तुरंत आपका जवाब दिया और देखिए आज आपके पास बैठा हूँ। तो ये इसमें अरबाज भाई का बहुत बड़ा हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस मामले में मेरी इस्लाह की है। बाकी मैंने नदीम भाई को बुलाया, नदीम कस्सार को बुलाया, मोहसिन म्यूज़िक है, इमरान की टीम है, सारे ही अच्छे थे जिन से मैंने अपने पॉडकास्ट में बुलाया। मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाता ही अच्छे लोगों को हूँ, तो उन्होंने मुझे मना नहीं करा कभी भी। उन लोगों ने, कहते नहीं है आप सीखने वाला इंसान कहीं से कुछ भी सीख लेता है, मैंने उनसे ये चीज़ सीखी। उन्होंने मुझे कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं, तो फिर मैं कौन होता हूँ ये सब चीज़ें करने वाला। तो अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ जिस दिन आएगी उस दिन मुझे लगता है कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा बिल्कुल शोहरत के मामले। बहुत बड़ी बात है, और अल्लाह ये सब चीज़ें बरकरार रखे। भाई आप फूड ब्लॉगिंग एज अ करियर कैसा है? ख़ासतौर पर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब एज अ करियर जब आपने सीरियस लिया होगा और सोचा होगा कि यार यही मेरा करियर है, और उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अपना करियर फूड ब्लॉगिंग में शुरू करना चाहते हैं? देखिए, करियर हर चीज़ में है, चाहे फूड ब्लॉगिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, XYZ, हर चीज़ में करियर है। वो डिपेंड करता है कि आप उस काम को कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। अगर आप अपने करियर में फेल हैं, मानो कोई फूड ब्लॉगिंग कर रहा है वो फेल हो गया, वो मार्केटिंग कर रहा है फेल हो गया, कोई इंसान स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा है फेल हो गया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उसकी कोशिश अच्छी नहीं थी। अगर आपकी कोशिश अच्छी है, मुमकिन ही नहीं है आप फेल हो जाए। लेकिन अगर आप कॉपी कैट बनना चाहते हैं, आप सोचेंगे यार इसने ये चीज़ की है अब मैं भी यही करूं, तब फिर आप कॉपी कैट बन सकते हैं, लेकिन आप कॉपी राइट कराएंगे। हमेशा वो चीज़ करें जो कोई ना करता हो। मैंने फूड ब्लॉगिंग शुरू की रामपुर के अंदर, कोई नहीं था। जो मेरा तरीका था वो तरीका किसी के पास नहीं था। जब मैंने मार्केटिंग शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं था। जो मेरा तरीका था, नए तरीके से शॉर्ट्स के जरिए लोगों को बताना, 1-1.5 मिनट के अंदर पूरी बात समझा देते हैं हम अपनी वीडियोस के अंदर, ये तरीका किसी के पास नहीं था। हम कुछ नया लेकर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। ये हमने अपना जहन इस्तेमाल किया। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग कॉपी कर रहे हैं, हमारी तरह प्रमोशन कर रहे हैं, हमारी तरह फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं किसी को मैं कहता हूँ अच्छी बातें करो, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो आप, लेकिन बेहतर होता कि आप कुछ नया लेके आते हैं कि यार नासिर भाई ने ये करा व्लॉगिंग में, हम ये ट्राई करेंगे, ये इन्होंने ट्राई नहीं करा है, तब आप कामयाब होंगे। कहते नहीं कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो अगर आप सेम किसी की तरह करना करेंगे तब आप अपने जहन से भी ख़त्म हो जाएंगे। आपका जहन एक महदूद हो जाएगा कि ये इसने ऐसा करा तो हम भी ऐसे करेंगे। आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लेके आए। मैं भी बहुत सारी चीज़ें आगे नई लेके आऊँगा। पहले मैं फूड ब्लॉगिंग नहीं लाया, उसके बाद जनता का बाजार तो उस टाइम नहीं था ना, लोग बना सकते थे, कर सकते थे, लोगों ने नहीं करा, लोग फूड ब्लॉगिंग करने लगे। मैंने जनता का बाजार प्रेजेंट किया, लोगों के पास नहीं था, अब जब वो चल गया अब लोग मार्केटिंग करने लगे। अब मैं आगे कुछ और नई चीज़ें लेके आऊँगा, देख लेना। अभी तक रामपुर में वो चीज़ें नहीं है, और जिस दिन से मैं करना शुरू कर दूंगा लोग करना शुरू कर देंगे।
लेकिन फिर आप कॉपीराइट खिलाएंगे। फिर आप कॉपीराइट। तो भाई के लिए जो यूट्यूब मंत्रा मेन अगर मैं बोलूँ तो वो एक तो हार्डवर्क है और यूनिक आप होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। डिफरेंट सबसे मेहनत कर रहे हो तो कुरान का भी कॉल लेके फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाई ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड डिश खाई आपने ड्यूरिंग द फूड ब्लॉगिंग जो आपको लगा कि यार क्या मजेदार चीज़ है, ये मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया? माशूक की फुलकी रामपुर के अंदर। अच्छा, हाँ वो मैंने देखी है। वो मेरी जिंदगी के है नहीं क्या? हाँ, वफात पावे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल रामपुर के अंदर काट दिए। अच्छा। और मैंने माशूक भाई की फुल्कियाँ नहीं खाई थी। और जिस दिन मैंने माशूक भाई की फुल्कियाँ खाई, मैंने उस दिन उनकी वीडियो डाली, 4.5 मिलियन या 4.3 मिलियन वीडियोस हो गई। लेकिन उसमें उनका तरीका वही था, पुराना हाथ डुबा के दही डालना, लेकिन जायका भी उसी में था। ठीक है, तो वो मतलब मुझे हमेशा मेरी ज़ुबान पे उनका जायका रहेगा। मैंने 3 बार उनकी फुल्कियाँ खाई हैं, मुझे याद भी है। उसके बाद वो वफात पा गए। आप कौन हैंडल कर रहा है? अब उनके शायद दामाद हैंडल करते हैं। अच्छी बनाते हैं वो भी, मैं बेकार बोलूँ, बहुत अच्छी बनाते हैं। लेकिन मुझे वो अच्छे लगे। रामपुर का बहुत ज़बरदस्त, उम्मीद नहीं थी मुझे कि रामपुर के अंदर मतलब ऐसी फुल्कियाँ बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक फूड ब्लॉगर को जैसे शूट, एडिटिंग और ख़ास तौर पे इक्विपमेंट, बहुत सारे लोग मे भी टैलेंटेड होंगे बट शायद इन सब चीज़ों से रुक जाते हैं। अगर फूड ब्लॉगिंग, नॉर्मल ब्लॉगिंग हो गया, मेरे पास वो कैमरा नहीं है या वो माइक नहीं है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताना चाहेंगे कि ऐसे में भी फूड ब्लॉगिंग या नॉर्मल ब्लॉगिंग सिस्टम स्टार्ट हो? देखिए, आज के ज़माने में ये मोबाइल ऐसी चीज़ है ना, अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक है, करने वाले की नहीं है, वही बहुत कुछ है। आजकल माइक, कैमरे के अंदर बहुत अच्छे माइक आते हैं, और जो लोग इस इंतज़ार में रहते हैं कि जब माइक आएगा तब करूँगा, जब गिम्बल मिलेगी तब करूँगा, जब कैमरा मिलेगा तब करूँगा, तो आप यकीन माने कि आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। मैंने मोबाइल से शुरू किया, मैंने मोबाइल से वो काम कर दिए जो कोई कैमरे से नहीं कर पाया। मैं आम आदमी पार्टी के अंदर सोशल मीडिया का इंचार्ज रहा हूँ और अभी भी हूँ। सेंट्रल या यूपी के अंदर। ओके। और संजय सिंह सांसद जी की मैंने वीडियोस बनाई। अच्छा। और ऐसी वीडियोस बनाई कि उन्होंने अपनी टीम तक को कहा कि आप नासिर की वीडियोस देखो, वो मोबाइल से बच्चा कैसी वीडियोस बना देता है। तो मैं पॉलिटिशियंस के लिए भी काम वर्क करता हूँ। अगर उन्हें अपना कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड कराना होता है, एडिटिंग करानी होती है, तो मैं वर्क करता हूँ। लेकिन सिर्फ मोबाइल से मैंने ऐसे शूट करके लोगों को दे दिया है कि कैमरे से नहीं कर सकते। तो ये बहाना है कि आपके पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, करने वाला किसी भी चीज़ से कर लेंगे, बस एक फ़ोन की ज़रूरत है। बहुत मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन का नाम ले लिया है, संजय सिंह का। मिले आप उनसे? बहुत, मुझे पर्सनली जानते हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझसे वाकिफ़ हैं। हाँ। और मतलब अगर कभी मेरे दिल में मन भी होता है कि यार हमें भी नेता होना चाहिए, तो संजय सिंह जी की तरह। अदरवाइज पॉलिटिक्स में कदम ही ना रखे आदमी। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं उनसे इंस्पायर हूँ। बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत ज़बरदस्त। सेम भाई, सेम। अच्छा, अब एक बात चल रही थी कि जहाँ पे आपने अपना ऑफ द कैमरा बात चल रही थी, आपने बोला कि किस तरह आपने अपना कंटेंट शिफ्ट किया, ख़ास तौर पे अपनी आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए। पहले भी आपकी गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही थी, ख़ासतौर पे यूट्यूब पे जब एक डांसर्स थे। अभी आप एक बहुत साफ़ सुथरा कंटेंट है। तो ये नो डाउट पूरा जो सिस्टम आपने क्रिएट किया, ये हलाल और हराम पे डिपेंड है। बिल्कुल। आपकी नज़रों में क्या डेफिनेशन है दोनों चीज़ों की, हलाल की और हराम? देखिए, जो इंसान का दिल होता है ना, वो सबसे बड़ा, देखो हराम हलाल का फैसला मुफ्ती भी कर देता है, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। ठीक है, exactly. आप कुछ गलत करने जाएं, आपका दिल आपको ऑटोमेटिक इंडिकेट कर देगा कि यार ये गलत है। डांस एक ऐसी चीज़ है, उसके पॉजिटिव भी हैं लेकिन नेगेटिव भी हैं। अच्छा। डांसिंग से इंसान फिट रहता है। अगर वो डांसिंग अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता है, जुम्बा एरोबिक्स करता है, तो वेल गुड, आप फिट रहेंगे, उससे अच्छी बात है। लेकिन वो डांसिंग को प्रमोट करता है, सिखाता है लोगों को, फिर वो लोग 4 लोग और से, तो इससे बेहयाई प्रमोट होती है। क्योंकि देखिए, जो मैंने डांसिंग की है, एक क्लासिकल डांस, वो एक कल्चर डांस है, वो एक धार्मिक डांस था।
आजकल जो डांस चल रहे हैं वो बहुत वर्गल डांस चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी वाला सॉन्ग है, हाय गर्मी, उसके स्टेप्स देखिए, ये डांसिंग का हिस्सा नहीं है, ये बेहयाई का हिस्सा है। तो ये चीज़ें मैं चाहता नहीं था कि मेरे थ्रू प्रमोट हो, इसलिए मैंने डांसिंग ख़त्म की और इसकी तरफ रुजू किया। इस लाइन में भी बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन उस लेवल की गलत नहीं होती जो इस लेवल की गलत, ये मसला है। और थोड़ा सा आपका रिकग्नाइजेशन जो है ना मार्केट में वो बहुत अलग हो जाती है, तब बहुत अलग हो जाती है और अब बहुत अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि शायद से अभी मेरे सवाल बहुत अलग होते हैं आपसे, शायद से हमारी कन्वर्सेशन बहुत अलग लेवल पे चल रही होती है अगर आप एज अ डांसर यहाँ बैठे हो। तो एक परफेक्ट डिसीजन है आपके लिए। भाई कोई फेवरेट फूड ब्लॉगर है आपका और क्यों? याहिया भाई हैं, मोहम्मद याहिया, और मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर ही फूड व्लॉगिंग शुरू की। ठीक है। जब मेरी वीडियो पकौड़े वाली वीडियो वायरल हुई तो मैंने फूड व्लॉगरों की वीडियोस देखी कि यार मैं भी इस लाइन में हूँ, तो मैंने याहिया भाई की वीडियोस देखी, उनका तरीक़ेकार देखा, बहुत पसंद आया मुझे। मैंने कोशिश की फिर उनकी तरह अपना कंटेंट बनाऊँ, अपनी ज़ुबान को उस वे में लेके जाऊँ, और मैंने उसमें कामयाबी हासिल की। आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरा वर्क उन तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा। उन्होंने मेरी वीडियोस देखी, फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया, नासिर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं आप। तो उस दिन मुझे खुशी हुई कि हाँ, मतलब जो हमारा एक आइडियल था उसको उस तक हमारा कंटेंट पहुंच गया हमारे बिना कुछ शेयर किए। और मेरी उनसे बातचीत भी होती है, मेरी रहनुमाई करते हैं वो। अभी बीच में मेरी उनसे बात हुई थी जब वो यमन में है, इस टाइम यमन में या ओमान में है, फूड व्लॉगिंग के सिलसिले में गए हुए हैं, तो रहनुमाई करते रहते हैं नासिर को जिस तरह से कंटेंट रखो। और इंशाल्लाह मैं अभी जून थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, जुलाई के बाद मैं उस पर काम भी करूँगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा यूट्यूब पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूँगा अभी। तो मैं उन्हीं को अपना आइडियल मानता हूँ, और पहले भी उन्हीं मानता था अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं, और बहुत लजीज खाने उनके चैनल में पड़े हुए हैं। हाँ, ग्लोबल सेंटर उनका चैनल, ग्लोबल सेंटर याहिया भाई मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो भाई याहिया भाई का कंटेंट के बारे में बात हो रही है, दिल्ली फिर कब जा रहे हैं आप? और दिल्ली जाएंगे तो फिर क्या क्या ऐसी जगह है जिसको आप सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे बीइंग अ फूड? देखिए, दिल्ली तो जैसे मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ मरकज़ सानी, आपने सुना होगा, तो मरकज़ अव्वल है दिल्ली। दिल्ली में कभी भी जाऊंगा तो सबसे पहले करीम की नहारी खा के आऊँगा। करीम की नहारी, नज़ीर की नहारी, ठीक है जी। और अनलिमिटेड, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं किन किन के नाम गिनवाऊँ, बहुत ज़्यादा लोग। और बल्ली मरान की नहारी, ठीक है, बहुत सारी जगह है, मतलब मैं आई कांट एक्सप्लेन। मैं सजेस्ट करता हूँ आपको 2-3 चीज़ें जी। आप नोरा की नहारी यहाँ, हाजी नूरा, हाँ ठीक है, और कल्लू की निहारी। कल्लू की नहारी कहाँ पर है? ये कल्लू की निहारी है दरियागंज में, और बाड़ा हिंदू राव में मिलेगी आपको हाजी नूरा की। वन ऑफ द बेस्ट फूड है, ठीक है, और कोशिश करेंगे साथ में चलेंगे दिल्ली और इंशाल्लाह। ठीक है। तो फूड ब्लॉगिंग, नासिर फूड ब्लॉग्स के बाद जनता का बाजार, क्या नया आने वाला है इसके बाद मार्केट में, या ये दोनों में भी नया आएगा? इंशाल्लाह आएगा। अच्छा, कोई नई चीज़ आएगी, और मुझे उम्मीद है फिर उसके भी कॉपीराइट्स आएंगे। उसके भी कॉपीराइट लेके आऊँगा इंशाल्लाह। भाई आपकी ड्यूरिंग द फूड ब्लॉगिंग जर्नी या ब्लॉगिंग जर्नी में ऐसा कोई टाइम आया जिसमें वो हाइप आपको नहीं मिल पाई हो, या ऐसे कुछ स्ट्रगल्स आ रहे हो जिसमें आपने सोचा हो कि नहीं हो रहा है, नहीं बनना है, कुछ और करते हैं, छोड़ देते हैं? जब पैसे नहीं देते लोग। अच्छा, असल में फूड व्लॉगिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। फूड को कवर करना, ऑडियंस को कवर करना, रिव्यूज़ को कवर करना। लोग सिर्फ मेरी 1 मिनट की वीडियो देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस बंदे ने 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए बैकग्राउंड में कितनी मेहनत की होगी, उसका रिव्यू नहीं मिल पाता। कैसे? अब आप देखेंगे मेरा कंटेंट और मेरे फॉलोवर्स, लोग मेरा चैनल बहुत कम फॉलो करते हैं, नासिर हुसैन ब्लॉग्स, हालांकि मेरा कंटेंट बहुत
हाई क्वालिटी और बहुत अच्छी चीज़ों का रहता है। तो ये मुझे थोड़ी नाउम्मीद होती है। लोगों के देखते हैं आप लाखों लाखों फॉलोवर होते हैं, जितनी बेहयाई प्रमोट करेंगे उतने ज़्यादा उनके फॉलोवर्स होते हैं। तो ये हमेशा शिकायत रहेगी कि जो लोग अच्छा कंटेंट डालते हैं, मैंने को बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उनको लोग कम फॉलो करते हैं। हाँ, ये बहुत गलत बात है। अगर आपको कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है या अच्छा कंटेंट दे रहा है तो आपके ऊपर लाजमी है उसे फॉलो करें, उसे अप्रिशिएट करें। या हम इसको इस तरीके बोल सकते हैं कि शायद अभी भी वो जनता जो हमको प्रमोट कर सकती है वो अभी भी टीवी पे है, तो सोशल मीडिया में पूरी तरह नहीं आई है। ये भी कह सकते हैं आप। सोशल मीडिया पे अभी उस तरीके की पब्लिक नहीं। चलिए, रामपुर में अगर आप टॉप 5 जगह जो सजेस्ट करना चाहते हैं पब्लिक को खाने के लिए, हाँ, देखिए रामपुर की एक तो शादी कभी मिस मत करना। ठीक है, शादी का कोरमा, ठीक है, कभी भी आपको रामपुर में शादी में कोई इनवाइट करे और वहाँ पे रामपुरी कोरमा हो, उसे मिस मत करना। बहुत अच्छा होता है, लजीज होता है। बाकी रामपुर में और सारे हैं, आप मेरी और होटल वालों से बुराई हो जाएगी। देखिए रामपुर का जायका, मैं आपको एक चीज़ में जवाब दे सकता हूँ, रामपुर का हर होटल का जायका अच्छा है। अच्छा, ये हमें कब मालूम पड़ता है, जब हम रामपुर से निकल के आप किसी दूसरे शहर में जाइए, आप पीलीभीत जाइए, बरेली जाइए, आप इधर शाहजहाँपुर जाइए, आप इधर चले जाएं, काशीपुर चले जाएं, पिथौरागढ़ चले जाएं, पहाड़ों पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप, दिल्ली से पहले या दिल्ली के बाद या लखनऊ से पहले या लखनऊ के बाद, आपको रामपुर का जो सबसे थका हुआ होटल होगा उसके जैसा जायका भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन रामपुर में खाने इतने टेस्टी मिलते हैं तो हम कंपैरिजन करने लगते हैं, उसका अच्छा है, उसका अच्छा है, उसका अच्छा है। रामपुर में सबसे अगर थका हुआ होटल भी है ना, उसका जायका भी उस होटल से अच्छा होगा जो एक रामपुर से बाहर एक 5 स्टार होटल में बिक रहा होगा। ये रामपुर का है। रामपुर के एहसान भाई के कबाब कोई मुकाबला कर लेगा उनका? 5 स्टार होटल में ऐसे कबाब नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा। लेकिन यह है कि रामपुर में कदर नहीं है ना उस खाने की। रामपुर में हर होटल का खाना अच्छा होता है। मैं लोगों को अपनी एक बात बताता हूँ, खाना कभी बुरा नहीं होता है, खाने में कमी होती है, वो कमी पूरी करो तो खाना अच्छा हो गया। क्या बात है, खाना बुरा नहीं होता, खाने में कमी होती है। भाई बेस्ट फूड की बात करते हैं, बिरयानी सबसे बेस्ट। मुरादाबाद में किस जगह? खलीफा बिरयानी, राशिद बिरयानी, हाँ, और आलम बिरयानी। चलिए, हाल ही में राशिद बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हाँ, राशिद। लेकिन खलीफा की बिरयानी भी बहुत अच्छी बिरयानी है। उनके पापा आज भी 1 रुपए की कोई बिरयानी लेने जाएगा, उसे बिरयानी मिलेगी विद बोटी। 1 रुपए? हाँ, क्योंकि उनके पापा ने जाने से पहले कहा था, बेटे अगर कोई 1 रुपए की बिरयानी लेना है तो उसे मना मत करना। तो वो आज भी उस अपने पापा की मतलब उस सुन्नत को बढ़ा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये सब चीज़ें। तो जैसे बीइंग इन्फ्लुएंसर एक लोकल सोसाइटी में या फिर ऑन कैमरा भी या इंस्टाग्राम पे ऑन कमेंट सेक्शन भी, जो निगेटिव फीडबैक होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? और अगर आपके, मुझे लगता नहीं वैसे आपको इतना कुछ निगेटिव मिलता होगा, और अगर मिलता है तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं? मैं कमेंट्स पढ़ते नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ता। क्यों यार? 500 कमेंट्स आते हैं दिन के, किस किस के पढ़ेंगे? कुछ आपने ऐसा अंदाज़ा लगाया कोई बंदा बराबर ट्रिगर कर रहा है कुछ, कि आपको नोटिफिकेशन उसका आता ही है, लंबा चौड़ा कमेंट कभी नहीं? तो ये क्या स्ट्रैटेजी समझ सकते हो कि दिमाग को कूल रखने? मेरे पर्सनल दोस्त हैं, वो मुझे बता देते हैं। अच्छा, कि यार नसर ऐसे कोई चीज़ है। अगर मैं कमेंट्स देखता रहूँ, लोगों के नेगेटिव व्यूज़ देखता रहूँ, फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आप अगर दुनिया का सबसे अच्छा काम भी, खैर का काम भी करने जाएंगे ना, लोग उसमें भी नीचे लिख देंगे ये सब दिखावा करना है। लीव इट। लोग क्या सोचते हैं इस पर आप लोग थोड़ी ना करेंगे, आप क्या करेंगे? उन्हें छोड़ो, आगे बढ़ो। उस पर ध्यान देंगे ना, आपका दिमाग हट जाएगा। जो आप सोच रहे हैं, आज आप यहाँ बैठ के सोच रहे हैं मुझे कल ये रेडी करना है, आज आप एक कमेंट पढ़ लें बहुत बुरा अपनी वीडियो पर, कल की आपकी प्रिपरेशन 50% हो जाएगी। आपका दिमाग वहाँ से हट गया। उधर देखिए मत ना अपने, वो देखने के लिए है ही नहीं हो। कमेंट दूसरों के लिए छोड़िए ना, अपने लिए तो व्यूज़ छोड़िए, आप अपने फॉलोवर्स छोड़िए। कमेंट से आपको शोहरत नहीं मिलेगी, आपके फॉलोवर्स से, आपके व्यूज़ से आपको शोहरत मिलेगी। बहुत डीप बात है। दोस्त का
दोस्तों की बात आई है भाई, दोस्ती क्या है आपके लिए? बहुत अच्छा रुकन है, और मतलब अच्छे दोस्त हों तो रहनुमाई करते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे रहनुमाई करते हैं। जैसे फैसल लाला हैं रामपुर के अंदर, वो मेरे भाई भी जैसे हैं, भाई समझ लीजिए आप। और टाइम टू टाइम मेरी रहनुमाई करते रहते हैं कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ सही हो। व्लॉग्स में उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, और मैंने पीछे अल्टो कार ले ली थी, तो उन्होंने डांटा था, ये क्या छोटी सी कार ले ली तुमने, ये है वो है। फिर मैंने उसको 1 महीने में बेचा, फिर मैंने बड़ी कार ली, बोले ये तुम्हारे मतलब की कार नहीं है। और फिर और भी बहुत सारे कंटेंट में रहनुमाई करते हैं, ऐसे मत रखो, इसका मत करो, ऐसा मत करो, ये चीज़ अपनी सही करो। और भी मेरे दोस्त हैं, शिराज जमील खान अक्सर मेरी वीडियो में देखते होंगे, तन्नू नाम से एक लंबे से हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रहनुमाई करते हैं। बीच में मैंने 1-2 कंटेंट डाल दिए थे, उन्होंने मुझे बताया आप इनके कंटेंट मत डालिएगा, आपकी ऑडियंस इतनी पुअर नहीं है, आपकी ऑडियंस थोड़ी अच्छे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप इस तरह का कंटेंट ना डालें। तो मैं नहीं डालता हूँ, वो मुझे सजेस्ट करते हैं, मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ, और उन सब के सजेशन की वजह से ही मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। वो मेरी रहनुमाई करते हैं। और है मेरा दोस्त नुमान है, उसने मुझे बताया कि नासिर भाई ये वीडियो मत डाला करो उसमें कि, तो हम उसको गौर करते हैं। आसिफ है, वासिफ हैं, बहुत सारे हैं, सलमान है, फ़रत है, फ़रत का नाम ले देता हूँ, नाम नहीं लूँगा तो छुड़ जाता है। मेरा नाम नहीं लिया था भाई। अभी एक क्रिएटर की बात चल रही थी, हो जा सकते थे, बहुत बड़े क्रिएटर हो सकते थे, भले ही उनको इतनी नॉलेज नहीं है। एक शख्स है नदीम कैसा, आप उनसे बहुत पर्सनली बातें हैं, मिले भी, आपने बहुत एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनकी बहुत मदद करने की कोशिश की, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? गरीब इंसान है, परेशान है, और उनकी मदद की नुमान भाई ने, पेट्रोल पंप वालों ने उन्हें जॉब पे रखा। ठीक है। और मुझे लगता है कि हर इंसान जो इस काबिल है कि वो किसी की मदद कर सकता है परेशान की, ठीक है, तो वो करे जहाँ तक कर सकता है। और अब तो शुक्र है उनका, अल्लाह का शुक्र है, अब तो सही चल रहा है, सैलरी अच्छी है, उन्हें पेट्रोल पंप में अच्छी सैलरी मिल जाती है, अब शुक्र है। तो नुमान भाई ने उनकी काफ़ी हेल्प की। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको पता ही नहीं ABCD दुनियावी लाइन की, तो उसकी रहनुमाई करें, और रहनुमाई नहीं कर सकते तो उसकी थोड़ी मदद करें। तो वो काम उन्होंने करा। मेरा काम बस ये था कि मैंने उनकी सच्चाई को, उनकी परेशानी को लोगों के सामने रखा। लोगों ने फिर उन्हें जॉब भी ऑफर्स की। तो अच्छे इंसान है, गरीब इंसान है। आपके ब्लॉग के बाद बहुत इम्पैक्ट हुआ, आपके पॉडकास्ट का जी। वो मैंने पर्सनली देखी। भाई क्या डेस्टिनी क्या है आपकी ब्लॉगिंग में या इन्फ्लुएंसिंग में, कहाँ ख्वाहिश क्या है? देखिए यह है कि सबसे पहले तो हर बंदे को ये चाहिए कि मैं अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मौत सबको आनी है। कल को वो मरे तो अब उसके मरने के बाद उसकी वीडियोस देखी जाए तो लोग ये ना बोले अरे यार अच्छा वो मर ही गया, अच्छा वो मर गया, ऐसी वीडियो बना के डालता था। तो हर आदमी अपनी वीडियो डालने से पहले ये सोचे कि वो अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा है। और बस मेरा यही एम है कि जिस तरह से आज अल्लाह ने शोहरत दी है, लोगों की ज़ुबान पे नाम रहता है मेरा, तो वफात से पहले कुछ लोगों की खिदमत के लिए भी कुछ ऐसा छोड़ के जाऊं कि लोग जाने के बाद भी कहें कि यार नासिर भाई ये छोड़ के गए, हमारे लिए करके गए। अब वो मैं क्या करूंगा, वो अल्लाह आलम, आखिरत के लिए कुछ तो इसाले सवाब के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो सोचा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सोच रखा है। बताएंगे? नहीं बताएंगे। चलिए भाई, अम्मी अब्बा फैमिली खुश है आपके इस सक्सेस से? हाँ बहुत ज़्यादा। कैसा लगता है जब घर वाले खुश हैं? असल में हमारे घर वाले जो है ना बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं, ना वो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं ना किसी पे, लेकिन लोग उनसे कहते रहते हैं अरे आपका बेटा बड़ा अच्छा बोलता है, हम उसकी वीडियोस देखते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, सब लोग कहते हैं, तो उन्हें खुशी होती है इस बात की। लोग घर पे आते हैं गिफ्ट लेकर, लोग घर पे आते हैं मिलने के लिए, तो उन्हें अच्छा महसूस होता है कि यार हमारे बेटे ने कुछ कमाया है, तो उससे हमें खुशी मिलती है। भाई आपकी बातों में मुझे आपका एक्सपोजर मेरे को दिख गया कि नासिर हुसैन वो शख्स है जिसको एक बहुत बड़े एक्सपोजर ने बना के खड़ा किया है, बहुत बड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस ने बना के खड़ा किया है। तो एक सवाल जो कि मैं आउट ऑफ द बॉक्स आपसे पूछ रहा हूँ वो ये है कि जो भी मेरे भाई या मेरी बहनें घर से बाहर एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, तंग आ रही है किसी भी चीज़ को लेके, हिम्मतें हार रहे हैं, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, रो रहे हैं अकेले में, हर उस
मेहनत करने वाले, भागा दौड़ करने वाले शख्स के लिए आपका क्या मैसेज? अपनी फील्ड में जो मेहनत कर रहे हैं, देखिए या तो उनकी मेहनत गलत जगह पर हो रही है। बहुत सारे लोग वो चीज़ कर रहे होते हैं जो उनके लिए बनी नहीं है। ठीक है। अब आप मैं हूँ, अगर मुझसे आप फॉर एग्जांपल बच्चों को पढ़वाएंगे, हालांकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझसे पढ़वाएंगे, मुझसे पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपने गलत वे में मेहनत कर रहे होते हैं और उन्हें रिस्पॉन्स मिल के नहीं देता। ठीक है। तो वो अपना पाथ चेंज करें उसको। और देखो, अगर आप पॉपुलर नहीं हो रहे हैं तो इतनी जल्दी डिमोटिवेट ना हो, कोशिश करते रहें। मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ, एक आम आदमी में और एक आर्टिस्ट में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट जो है ना बनता नहीं है, पैदा होता है। बचपन से उसके अंदर शौक दिखेगा। हमारे अंदर बचपन से शौक था पैदाइशी। आप सिंगर को ले लें, बॉलर को ले लें, बैट्समैन को ले लें, बचपन में उसके पैर बता देंगे कि ये आगे चल के क्या बनने वाला है। बचपन में हमारे घर वालों को पता था ये डांसर बनेगा। और जो आर्टिस्ट होता है ना, वो बहुत जगह कंपटीशन हारता है, बहुत जगह फेल होता है, उसके बाद जाके खड़ा होता है एक मकाम पर। तो उसके अंदर स्ट्रगल फूट फूट के भरा होता है। तो हम लोगों के अगर व्यूज़ नहीं आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, अगर हम ऑनलाइन आ गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो हम पहले से ही बहुत पके हुए हैं, बहुत हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, डिमोटिवेट होने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आजकल की जो आवाम है ना, वो क्या चाहती है कि मैंने वीडियो बनाना शुरू की, 1 महीने के अंदर मैं हर चीज़ हासिल कर लूँ, शोहरत भी हासिल कर लूँ, दौलत भी हासिल कर लूँ, हर चीज़ मुझे मिल जाए जो किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर के पास है। मुझसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मेरा ही मन होता है कि यार मुझे यार ये मेरा 1 मिलियन फॉलोवर हो जाए, यार मेरे पास भी ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हों, मेरे पास भी ऐसे ऐसे प्राइवेट जेट हों। लेकिन हम उनके पीछे भी मेहनत देखते हैं, वो कब से मेहनत करते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जब लोगों को ये भी नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है, उस ज़माने में वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे। आज उनकी शोहरत देखते हैं, यार इस बंदे को यार इतने वीडियो कैसे मिल गए। उसकी मेहनत है उसके पीछे, उसने अपना मकाम पहले से हासिल किया। तो आप 1-2 महीनों में डिमोटिवेट हो गए और उसकी 10 साल की मेहनत है, आज आके वो पब्लिक में आम हो गया। लेकिन पिछले 10 साल से तो आम नहीं था, तब तो वो उसका रोना तो आपको नहीं दिखा। तो डिमोटिवेट ना हो। डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। इतने बड़ी जर्नी में भाई कभी दिल टूटा था? किस चीज़ में लेकर? किसी भी चीज़ को लेकर। दिल तो मेरा मुझे पता ही नहीं कब टूटा है। कभी नहीं लगा आपको कि यार आज मैं टूट गया, अच्छा नहीं लगा मुझे, फील नहीं हो रहा? डांसिंग के टाइम में तो मेरा दिल टूटा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर कभी अल्लाह से कोई गिला शिकवा नहीं। अच्छा, क्या इंसिडेंट बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे रुद्रपुर सिटी में मैं डांस वांस सिखाता था, तो मेरा नाम था, फेम था लोगों में, नासिर सर से सीखना है, नासिर सर से सीखना है। तो उस टाइम कुछ लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया, कुछ लोगों के साथ मेरी पार्टनर ही थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करना नहीं चाहता, मैं अपनी अलग एकेडमी करना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि रुद्रपुर सिटी के अंदर तू एकेडमी नहीं चला सकता हमारे बिना। तो मैंने कहा अच्छा। तो रुद्रपुर सिटी के अंदर भी बहुत एतबार लोगों को, मैं बाएतबार लोगों को डांस सिखाता था। अच्छी पोस्ट पर थे जो SP, SSP, SHO पोस्ट पर। तो खैर मैंने उनसे शिकायत की। उन्होंने अपनी टीम भेज के उन्हें बुलवाया और उनकी फटकार लगाई। बोला ऐसा ना हो कि इसके पीछे तुम भी नाचते हो नजर आओ। उस दिन के बाद खैर मुझे डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन मुझे उस चीज़ से हर्ट बहुत हुआ कि यार लोगों की आइडियोलॉजी क्या है कि अगर कोई किसी शख्स के अंदर टैलेंट है तो इंसान उसको दबाने के लिए किस हद तक गुजर सकता है, जो होता है कोशिश करता है आदमी। तो उस टाइम थोड़ा मुझे अजीब लगा। भाई ड्यूरिंग ब्लॉगिंग और या फिर ख़ास तौर पे इसमें जैसे जनता का बाज़ार या किसी का कारोबार खाने से रिलेटेड हो या किसी का अपना कारोबार हो, कभी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने कोई ऐसा शख्स है क्योंकि आपको उस पर मतलब उसकी कंडीशन को देख के इतना वो आया कि आपने उससे बोला कि यार मैं खुद ही तेरी वीडियो बनाता हूँ, और मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा सुधार उस आपके ब्लॉग के बाद आया और आपने उसको प्रमोट किया हो या सबने आपको रीच किया? एक बंदे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा,
एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया, बोले यार आपसे प्रमोशन कराना है। ठीक है। मैंने उसका प्रमोशन किया ना, मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा मैं तेरा किसी और से करा दूँगा। ठीक है। उसने उससे पैसे मांगे दूसरे बंदे ने कि यार मैं इतने रुपए लूँगा, 4,000 रुपये लूँगा। उसका मेरे पास फ़ोन आया, बोला यार वो तो इतने पैसे मांग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, बोला यार आप कर दो, पैसे नहीं है यार मेरे पास। अच्छा। चल मैं कर दूँगा। मैंने उसका प्रमोशन कर दिया, उसका काम चला। फिर मैंने उसका और प्रमोशन करा, उसका काम और चला। मैं नाम लूँगा तो सब समझ जाएंगे। फिर मैंने उसका और प्रमोशन किया फ्री में, उसका काम और चला। यहाँ तक कि वो एक हालात से दूसरे हालात में मुंतकिल हो गया। दिखने लगा लोगों को कि यार नासिर के प्रमोशन से इसका फ़ायदा हुआ। तो आज वो बंदा कहता है कि नासिर भाई को मेरी वजह से शोहरत मिली, अब नासिर भाई मेरी वीडियो नहीं बनाते। अच्छा। अब नासिर भाई हमारी वीडियो बना के नहीं डालता। तो यहाँ तकलीफ होती है। तकलीफ, बहुत तकलीफ है। फिर लोग कहते हैं नासिर भाई आप बताइए, मैं किसी से अगर चार्ज पे करता हूँ तो क्या गलत पे करता हूँ? वो आपकी सर्विस। मैं वो मेरी मेहनत सारी ले गए, प्लस बुराई करके गए। तो लेकिन हालांकि मुझसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोगों को ही पता है कि इसको किसने प्रमोट किया है, इसको इस मकाम पे किसने खड़ा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी शख्स से ये बात नहीं कही। तो लोग, हालांकि लोग उसको वही जवाब भी दे देते हैं कि अरे जा तुझे तो ऐसा रहता है। लेकिन तकलीफ़ होती है, किसी इंसान को मेहनत करो, उसके साथ उसे कोई मकाम दो, फिर वो इंसान ऐसा करे ना तो बुरा लगता है। बहुत तकलीफ। हमें कुछ चाहिए थोड़ी ना होता है किसी से भी। हम तो बस ये चाहते हैं कि बंदा बस हमें याद रखे कि यार हमने तेरे साथ इतनी मेहनत की है। अगर हमने भलाई की है तो हमें भलाइयों में याद रखो, बुराइयों में क्यों याद करो। सबसे एक आखिरी सवाल, या सवाल कहूँ या गुजारिश कहूँ, अनफिल्टर्ड आवाज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं भैया, जिस चैनल पे अभी आप बैठे हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छा आपने इंतज़ाम करा। जिस तरह से आपकी शुरुआत है, ऐसा लग रहा है कि ये इब्तिदा है, ऐसा लग रहा है कि एक मकाम हासिल कर लिया आपने। और हर चीज़ की शुरुआत ज़ीरो से ही होती है। और हमेशा याद रखना, जो शख्स उस वक्त साथ देते हैं जब इंसान की स्टार्टिंग होती है, तो आगे चल के लोग किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं वो हमेशा याद रहता है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं अनफिल्टर आवाज़ के साथ कि अल्लाह इसको खूब सारी तरक्कियां दें और लोगों के जज्बात इस चैनल पर आगे ज़ाहिर हों। शुक्रिया। एक लास्ट सवाल और पूछूंगा, मेरे को याद आ गया। जैसे आप एक व्लॉग शूट करते हैं तो नो डाउट, जैसे कि हम आपके एक व्यूअर हैं, तो स्टोरी टेलिंग जो है ना आपके ब्लॉग की, वो आपके ब्लॉग का मैं समझता हूँ बैक है। तो स्टोरी टेलिंग का क्या प्रोसेस रहता है? आप सोचते हैं वो पहले कि मैं ये लाइंस बोलूँगा, या फिर आप पहले वीडियो शूट कर लेते हैं, एडिट करते हैं, फिर उस वीडियो में अपने लफ्ज़ों को इस तरह से पिरोते हैं और उसको इस तरह से स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं? वो क्या प्रोसेस है? देखिए, अल्लाह का बड़ा फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं किसी का शूट करने जाता हूँ, जब मैं उसकी चीज़ें देखता हूँ तो अल्लाह जहन में डाल देता है बोलना क्या है। कभी कोई प्रिपरेशन करके लेके नहीं जाता। कभी इत्तेफाक से एक आध दो बार गया भी हूँ तो मैंने वो चीज़ वहाँ बोली नहीं है जो मैं रेडी करके लेके गया। अच्छा। जब वहाँ पहुँचता हूँ तब मुझे याद आता है कि यार यहाँ ये चीज़ बोली जाएगी। अल्लाह जहन में डालता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने इस काबिल बनाया। तो अभी मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि आज हम 6 दोस्त हैं, 6 लस्सियाँ हैं और साल का है 6ठा महीना। उसी टाइम जहन में आया, मैंने उसी टाइम बोल दिया ऑन द स्पॉट। तो इस तरह से वीडियोस बनती हैं और हर चीज़ हर बार बेहतर होता है कुछ ना कुछ। बढ़िया, आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उनमें से एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपकी बोलने का तरीका है, जो आपका लहजा है। और हम सबकी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे यहाँ आने के लिए। थैंक यू। आपको ज़िंदगी तमाम इस चीज़ के लिए याद रखा जाएगा और अल्लाह आपकी इस तरीके की शोहरत को बढ़ाए और दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की मिले। ये थे मिस्टर नासिर हुसैन और नासिर हुसैन ब्लॉग्स, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत नया एक्सपीरियंस, जो बातें कुछ सीखने को भी मिली और बहुत कुछ आप जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगा तो अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें अबाउट ब्लॉगिंग और अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपको जानने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।